हे स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल पे आपका स्वागत है। आरबीएससी क्लास 8 सामाजिक विज्ञान विषय में हमने पार्ट 1 भारतीय संविधान पार्ट 1 पहले के वीडियो में बनाया था। उसमें हमने सीखा था संविधान की परिभाषा, संविधान क्यों अपनाया, संविधान ने क्या उद्देश्य पूरे किए, इन सभी के बारे में। आज का हमारा जो पार्ट 2 में मेन चीज रहेगी वो रहेगी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। पहले हम थोड़ा इसके लिए समझ लेते हैं कि यही विशेषताएं क्यों अपनाई गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादियों के दिमाग में एक बात बार बार आई कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा। स्वतंत्र भारत ऐसा होगा जिसमें हर व्यक्ति की हिस्सेदारी होगी, हर व्यक्ति अपना समानता लिए हुए होगा, क्योंकि अत्याचारी शासन ने ये महसूस कराया था कि हम संप्रभु नहीं हैं, हम पर किसी और का शासन है। एक लंबे अत्याचारी शासन ने ये चीज जरूर स्पष्ट कर दी थी कि स्वतंत्र भारत लोकतांत्रिक समाज होना चाहिए, ऐसा जिसमें हर व्यक्ति समान हो। क्योंकि हमारा अनुभव औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल मतलब जब अंग्रेजों का शासन हम पर था, ऐसा रहा जिसमें हमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, ना कोई अधिकार हमें प्राप्त थे। तो संविधान सभा के सदस्यों ने एक संविधान का निर्माण किया जिसमें इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति की गई। परंतु जब संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया, उस समय उनके सामने कई विकट परिस्थितियां थी या समस्याएं कह सकते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध से तत्कालीन समय में उपजी परिस्थितियां। समझ रहे हैं बच्चों, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय सिर्फ भौगोलिक विभाजन नहीं हुआ था, हर तरीके का विभाजन हुआ था। लोग वहां से यहाँ और यहाँ से वहां हो रहे थे। लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। भारत इतना बड़ा है, विविधता से युक्त है, तो संविधान सभा के सामने ये भी एक बड़ी समस्या थी, विविधता, विविध भाषा, विविध धर्म, विविध संस्कृति, बहुत सारी। इन सभी चुनौतियों का बहुत बहादुरी से संविधान सभा के सदस्यों ने सामना किया और हमारे सामने एक बहुत ही कल्पनाशील और महत्वपूर्ण दस्तावेज संविधान दिया, जिसने इन सभी चुनौतियों को अच्छे से हल किया और एक लोकतांत्रिक समाज की नींव डाली। तो संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया उसकी मुख्य विशेषताएं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, कुल 5 विशेषताएं आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, हम इन पे चर्चा करते हैं। पहला, संघवाद। संघवाद अगर हम शाब्दिक अर्थ में लें तो संधि और समझौते से तात्पर्य होता है, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा भिन्न है। इसे आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। वर्तमान में आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार चले तो संघवाद में हम ये समझ सकते हैं कि देश में एक से ज्यादा स्तर, ये ध्यान दीजिएगा, एक से ज्यादा स्तर, एक स्तर की सरकार होती है उसे एकात्मक कहते हैं। यहाँ बात हो रही है संघवाद की, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था की। तो एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, जैसे भारत में केंद्र स्तर पे भारत सरकार काम करती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें काम करती है। इसे इस तरह से समझते हैं, सिंपल और साधारण भाषा में। दिल्ली में बैठे कुछ सम्माननीय मुट्ठी भर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, पर क्या इतने बड़े भारत के छोटे छोटे इलाकों की छोटी छोटी समस्याएं वो जानते हैं? नहीं। क्या उसके अनुरूप वो डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। इसीलिए हमारी संविधान सभा ने हमारे लिए संघवाद को चुना। संघवाद में संविधान जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं उन्हें केंद्र सरकार को देती है पूरी शक्ति, अधिकार, दायित्व, और जो राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं उनकी अधिकार और शक्तियां राज्य सरकार को देती है। यहाँ राज्य सरकारें सिर्फ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करती, उन्हें ताकत और अधिकार संविधान से मिलते हैं। अब ये जो मैंने कार्यों की बात की कि ये केंद्र काम करेगा या ये राज्य काम करेगा, ये जो कार्यों का स्पष्ट बंटवारा है ये भी संविधान ने किया है कि कौन कौन से कार्य राज्य स्तर पे होंगे, कौन कौन से कार्य केंद्र स्तर पे होंगे और कौन से ऐसे कार्य हैं जो मिलकर ये दोनों करेंगे। तो संघवाद में मेन चीज क्या है? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, भारत सरकार, प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार, और अपने यहाँ तो स्थानीय स्वशासन भी, पंचायती राज, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो पहली विशेषता आपको स्पष्ट हुई। दूसरी पे चलते हैं, संसदीय शासन पद्धति। पहले हम थोड़ा सा संसदीय शासन पद्धति को समझ लेते हैं। संसदीय शासन पद्धति आप सबको पता है, संसद है भारत में और कहाँ है? नई दिल्ली में। देखा होगा ना, टीवी पे आती है संसद भी, बिल्डिंग भी देखी होगी, लोकसभा का प्रसारण होता है, राज्यसभा का प्रसारण होता है, देखते हैं हम लोग। तो संसदीय शासन पद्धति में क्या होता है?
हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और वो मंत्रिमंडल शासन चलाता है। ये मंत्रिमंडल हम चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में राज्यों से जाते हैं, वहां इकट्ठे होते हैं और कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, जिसे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद कहते हैं। इसका निर्माण करते हैं और शासन चलाते हैं। जो हम हमारे प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इस पर हमारी संविधान ने हमको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया है। पहले इसे स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, सार्वभौमिक ये सभी को मिलता है बराबर। वयस्क एक निश्चित आयु होती है जो हर देश के अपने हिसाब से है। मताधिकार, मत यानी वोट डालना, अधिकार, वोट डालने का अधिकार। परिभाषा के रूप में ले तो संविधान द्वारा निर्धारित आयु, यहाँ ध्यान देना है, हर देश अपने हिसाब से रखता है, हर देश की अलग अलग है। हमारे यहाँ मूल संविधान में 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन जो हुआ उसके बाद 21 वर्ष से हमारे यहाँ मताधिकार की आयु क्या हो गई है? 18 वर्ष। क्या हो गई है? 18 वर्ष। तो संविधान द्वारा निर्धारित आयु होने पर एक शब्द है सभी, ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ सभी क्यों कहा गया है? क्योंकि संविधान ने सबको समान माना है। किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का कोई भी हो जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है, और भी कई बातें हैं, उनको साथ लेकर वो वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी तरह के किसी भी प्रकार के कोई भी भेदभाव को किए बिना एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर एक वयस्क नागरिक को हमारे भारत में वोट देने का अधिकार है, और वो आयु है 18 वर्ष। तो सभी नागरिकों को वोट डालने, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इससे हम हमारे प्रतिनिधि को चुनते हैं, हमारे प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में जाते हैं, कार्यपालिका का निर्माण करते हैं और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते हैं। अब हम तीसरे मुद्दे, तीसरे लक्षण या विशेषताओं पे आते हैं। शक्तियों का बंटवारा। सरल सी चीज है, हमारे प्रतिनिधि हैं, अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग अंग हैं। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है, तो क्या सुचारू व्यवस्था चलेगी? नहीं। इसीलिए संविधान ने बहुत चीजें स्पष्ट की है। संविधान के अनुसार हमारी सरकार के अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, विधायिका विधि का निर्माण करने वाली विधायिका, विधि मतलब कानून या नियम, ठीक है। कार्यपालिका, विधि को लागू करने वाली कार्यपालिका, ठीक है। न्यायपालिका, विधि के अनुसार निर्णय लेना या न्याय करना, न्यायपालिका। स्पष्ट हो गया? दोहरा लेते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं संविधान के अनुसार। पहला विधायिका जो विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो विधि को लागू करती है, न्यायपालिका जो विधि के अनुसार निर्णय करती है। ये तीनों अंग अपना अपना कार्य करते हैं संविधान के अनुसार। इन सबको अपना अपना कार्य बताया गया है। तो स्पष्ट कार्य विभाजन के कारण बहुत अच्छी व्यवस्था चलती है। साथ ही ये अंग अपने कार्य को करते हुए निरंकुश ना हो जाए, मतलब मनमाने रूप से काम नहीं करने लग जाए, इसके लिए इनको आपस में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि अंकुश बना रहे। तो शक्तियों का बंटवारा या शक्ति संतुलन, ये सब हमारी संविधान की देन है। चौथा बिंदु जो है वो है मौलिक अधिकार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम आगे एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे। अभी सारांश में समझ लेते हैं, क्योंकि ये शुरुआत है आप लोगों की। तो मौलिक अधिकार ध्यान से सुनिएगा। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। सर्वांगीण विकास कौन सा बच्चों? भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, हर तरीके से व्यक्ति का विकास हो, उसको गरिमा में पूर्ण जीवन मिले, जो कि अंग्रेजों के जमाने में नहीं मिल पाया था। एक इज्जत की जिंदगी जिसे कहा जाता है ना, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, वो चीज हमें नहीं मिली थी अंग्रेजों के शासन में। तो मौलिक अधिकार हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं, हमें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहे जाते हैं। आप खुद समझ लो, अंतरात्मा कहे जाते हैं तो कितने महत्वपूर्ण होंगे। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। अब एक चीज है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार
7 दिए गए थे मूल संविधान जब बना था। उसके बाद संशोधन हो गए और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हम सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा, मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों लगी? जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या हमारे नेता थे जैसे गांधी जी, नेहरू जी, इनके मन में एक विचार आता था कि जैसे ब्रिटिश राज है, राज मतलब जो ब्रिटिश सरकार है ये हम पे अत्याचार करती है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं है, तो भारतीय नागरिकों के पास ऐसे अधिकार होने चाहिए जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। तो मौलिक अधिकार राज्य के निरंकुश बर्ताव से बचाता है और एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से भी अपनी रक्षा करने का मौका देता है। अगले बिंदु पे चलते हैं, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता आपके पार्ट 2 में है और इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप वहां देख लीजिएगा। सारांश में हम इसको या दोहरा लेते हैं हम इसको। वह राज्य जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय, ध्यान से देखिएगा, राजकीय मतलब गवर्नमेंट किसी धर्म को नहीं मानती है, धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। मतलब हमारी सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं है, सरकार की नजर में हर धर्म महत्वपूर्ण है, समान है और समभाव लेकर सरकार काम करती है, किसी एक ही धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। ये 5 विशेषताएं आपकी पाठ्य पुस्तक में दी थी जो हमने स्पष्ट की। अगर आपको कोई भी संशय हो आप कमेंट करके मुझे कह सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके इन संशय को दूर करूं। आपके लेसन में एक चीज बताई गई है बार बार, जिसे मैं स्पष्ट कर देती हूँ, राज्य। बार बार ये शब्द आया है राज्य। अच्छा बच्चों, राज्य से आपके दिमाग में क्या आता है? जैसा हमने पाठ में पढ़ा, राज्य से कई बच्चे सरकार समझ लेते हैं, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी राज्य एक व्यापक शब्द है। सरकार हम चुनते हैं, सरकार बदलती है, सरकार काम करती है, परंतु राज्य एक व्यापक शब्द है जिसकी परिभाषा इस प्रकार से लेंगे, एक ऐसी राजनीतिक संस्था। कौन सी संस्था? राजनीतिक संस्था जो एक निश्चित भूभाग पर, निश्चित भूभाग होना जरूरी है, मतलब एरिया उसका। जैसे भारत, पूरा भारत एक राज्य है तो हमें पता है ना भारत कहाँ से कहाँ तक है, नक्शे में हम देखते हैं। तो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोग, मेन पॉइंट है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु, प्रभु मतलब अपने पे, खुद का खुद पर शासन हो। अंग्रेजों के जमाने पे हम पर हमारा शासन नहीं था, हम अपनी इच्छा से हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते थे। हम पर किसका शासन था? दूसरे देश के लोगों का। तो संप्रभु लोगों का मतलब हमारे देश पर हमारा ही शासन हो, किसी और का नाम। ऐसे राज्य का जहाँ निश्चित भूभाग हो, संप्रभु लोग रहते हो, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक संस्था को हम राज्य कहते हैं। थैंक यू, आपने वीडियो देखा। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो आप मुझे लिख के कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिए जिससे मेरे को अच्छा लगे और मैं आगे और बढ़ाऊं।